क्या हो कि आप रात की नींद के बाद उठते हैं, आपने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन आप चौंक जाते हैं कि सनराइज तो हुआ ही नहीं है। आप नीचे पैर रखते हैं पर अपने स्लीपर नहीं पहन पाते क्योंकि ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। आसपास की चीजें जैसे दीवार, टेबल और यहाँ तक कि लोग भी अपीयर डिसअपीयर हो रहे हैं। क्या आप ऐसे वर्ल्ड में रह पाएंगे जहाँ अगले मोमेंट क्या होने वाला है आप कुछ भी प्रेडिक्ट ना कर पाए? यानी कि संसार कौन से रूल से चल रहा है वो किसी को पता ना हो, ना ग्रेविटी का कुछ ठिकाना हो, ना एनर्जी सोर्स का, यानी कि हमारे अर्थ के एनर्जी प्रोवाइडर सन का। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बट इग्नोर टॉपिक है। व्हाई इज द वर्ल्ड सो ऑर्डर्ड? दुनिया इतनी ऑर्डरली क्यों है? एक साधारण फैक्ट जिसे हम रेयरली क्वेश्चन करते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी एक साइलेंट एजम्पशन पर टिकी होती है कि दुनिया स्टेबल और प्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करती है। ऑब्जेक्ट टाइम के साथ परसिस्ट करते हैं, फायर हमेशा बर्न करता है, ग्रेविटी बॉडीज को नीचे पुल करती है, टाइम फॉरवर्ड मूव करता है, बैकवर्ड या रैंडमली नहीं। ये कोई फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं है, ये कोई मेटाफिजिकल बिलीफ भी नहीं है, ये प्री थ्योरेटिकल फैक्ट है। यानी वो कंडीशन जो पहले से ट्रू होनी चाहिए ताकि कोई एक्शन, बिलीफ या इंक्वायरी पॉसिबल हो सके। अगर ऑब्जेक्ट्स रैंडमली डिसअपीयर होने लगे तो प्लानिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। अगर कॉज इफेक्ट रिलायबल ना हो तो लर्निंग मीनिंगलेस हो जाएगी। अगर टाइम कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड चले तो मेमोरी ही कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए ऑर्डर कोई बाद में निकाला गया कंक्लूजन नहीं है। ऑर्डर वो चीज है जिसे एक्सपीरियंस पहले से अज्यूम करता है। ऑर्डर एक कंक्लूजन नहीं बल्कि कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम नॉर्मली इस ऑर्डर के बारे में सोचते भी नहीं है। ये बैकग्राउंड में काम करता रहता है और एनेबल करता रहता है। लैंग्वेज को, जैसे कि वर्ड्स स्टेबल ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, साइंस को एंड इसमें एक्सपेरिमेंट रिपीटेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, एथिक्स को जिसमें एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और सर्वाइवल को जिसमें ऑर्गेनिज्म रेगुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं। फिलॉसफी में ऐसी चीजों को कहा जाता है कंडीशंस ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब कि ये वो फीचर है जो पहले से ट्रू होने चाहिए ताकि एक्सपीरियंस समझ में आ सके। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर एक्सपीरियंस के बाद डिस्कवर नहीं होता। ऑर्डर वही है जो एक्सपीरियंस को कोहेरेंट बनाता है। ऑर्डर सबके लिए ही सेम होता है। वर्ल्डली ऑर्डर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो शेयर्ड है। फायर हर कल्चर में बर्न करता है, ग्रेविटी सबको इक्वली अफेक्ट करती है, फिजिकल इंजरी बिलीफ के हिसाब से नहीं बायोलॉजिकल लॉस के हिसाब से होती है। लोग इंटरप्रिटेशन में डिसएग्री कर सकते हैं, वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, मेटाफिजिक्स में भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर सब अग्री करते हैं कि दुनिया कैसे बिहेव करेगी। फिलोसॉफिकली ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन को रूल आउट कर देता है कि दुनिया का ऑर्डर किसी एक इंडिविजुअल का प्राइवेट कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति एक अलग दुनिया एक्सपीरियंस कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक और ओवरलुक्ड फैक्ट ये है कि कोई भी ये डिसाइड नहीं करता कि दुनिया कैसे काम करेगी। आप ग्रेविटी पर वोट नहीं कर सकते हैं, आप फायर को डिजायर करके कूल नहीं बना सकते हैं, आप टाइम को चूज नहीं कर सकते हैं कि एजिंग रोक दे। इमेजिनेशन भी रियलिटी के लिमिट्स के अंदर ही काम करती है। आप उड़ने की कल्पना कर सकते हैं लेकिन बिल्डिंग से कूदने पर नीचे ही गिरेंगे। यहाँ एक क्लियर एसिमेट्री दिखती है। हम दुनिया के ऑर्डर के अनुसार अडेप्ट करते हैं, दुनिया हमारे अनुसार अडेप्ट नहीं करती। इसीलिए रियलिटी के किसी भी एक्सप्लेनेशन को इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना ही होगा कि ऑर्डर गिवन है, चूजन नहीं। बट व्हाई डज दिस क्वेश्चन मैटर्स फिलोसॉफिकली? फर्स्ट लुक में ये क्वेश्चन अननेसेसरी लग सकता है। साइंस तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करती है कि दुनिया कैसे बिहेव करती है, लेकिन फिलोसफी हाउ नहीं पूछती है। फिलोसफी पूछती है ऑर्डर है ही क्यों, केओस क्यों नहीं है। साइंस रेगुलरिटी को एज्यूम करके चलती है। साइंस ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि रेगुलरिटी एग्जिस्ट क्यों करती है। इसलिए अलग अलग ट्रेडिशन के फिलोसोफर्स एक ही पजल पर लौटते हैं। पहला कि लॉ एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, दूसरा कि लॉज स्टेबल क्यों होते हैं, तीसरा कि ये शेयर्ड क्यों होते हैं, और आखिरी कि इंडिविजुअल माइंड से ये इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं। ग्रीक, इंडियन, बुद्धिस्ट और मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी सभी इसी सवाल से टकराते हैं। द मोमेंट हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि दुनिया ऑर्डरली है तो अगला अनडिनाइबल फैक्ट सामने आता है कि दुनिया के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। अब
अगला सवाल अनअवॉइडेबल है, हम एक्चुअली एक्सपीरियंस क्या करते हैं और एक्सपीरियंस आती कहाँ से है? आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली बिना एक्सपीरियंस के एनकाउंटर नहीं करते, आप एनकाउंटर करते हैं विजुअल अपीयरेंस को, साउंड्स को, बॉडीली सेंसेशंस को और थॉट्स एंड मेमोरीज को। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी अल्टीमेटली एक्सपीरियंस ही प्रोड्यूस करते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखते हैं, ग्राफ माइंड द्वारा इंटरप्रेट होते हैं, सिग्नल्स परसेप्शन में कन्वर्ट होते हैं और इससे ये साफ प्रूव होता है कि एक्सपीरियंस को कंप्लीटली बाईपास करके दुनिया तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। एक्सपीरियंस इज नॉट ऑप्शनल। हम एक्सपीरियंस चूज नहीं कर सकते हैं। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अभी एक्सपीरियंस बंद कर देंगे। आप एक्सपीरियंस से बाहर निकलकर रियलिटी को आउटसाइड से चेक नहीं कर सकते हैं। डाउट भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपीरियंस कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है जो कि रियलिटी के ऊपर ऐड की गई हो। एक्सपीरियंस ही वो इंटरफेस है जिसके थ्रू रियलिटी एनकाउंटर होती है। इसीलिए दुनिया का कोई भी एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक हो या फिलोसॉफिकल, उसे एक्सपीरियंस को सीरियसली लेना ही पड़ेगा। बिलीफ की तरह नहीं, फैक्ट की तरह। एक्सपीरियंस की एक और अनडिनाइबल फीचर है, एक्सपीरियंस हमेशा किसी पर्सपेक्टिव से होती है। आप किसी फिक्स्ड पॉइंट से ही देखते हैं, हर जगह से नहीं। आप अपनी बॉडी से सुनते हैं, सभी बॉडी से नहीं। आप अपना पास्ट याद करते हैं, दूसरों का पास्ट नहीं। लिव्ड एक्सपीरियंस में व्यू फ्रॉम नोवेयर जैसी कोई चीज नहीं होती। जब हम प्लैनेट्स, एटम्स, गैलेक्सीज की ऑब्जेक्टिवली भी बात करते हैं ना, तब भी हम एक्सपीरियंस के अंदर से ही बात कर रहे होते हैं। ये एक्सपीरियंस को अनरिलायबल नहीं बनाता, ये उसे सिचुएटेड बनाता है। अब एक क्वाइट टेंशन सामने आता है। एक तरफ एक्सपीरियंस पर्सनल है, स्पेसिफिक बॉडी और व्यू पॉइंट से जुड़ी हुई है और हमेशा हेयर एंड नाउ में होती है। दूसरी तरफ वर्ल्ड पर्सनल नहीं बिहेव करती है, लॉस पर्सपेक्टिव के साथ चेंज नहीं होते, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वर के अक्रॉस स्टेबल रहता है। ये अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मांगता है। एक्सपीरियंस रैंडम नहीं, स्ट्रक्चर होती है। एक्सपीरियंस केओस की तरह नहीं आती। विजुअल सीन्स में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, साउंड टेम्परल ऑर्डर फॉलो करते हैं, इवेंट्स कॉज इफेक्ट के साथ अनफोल्ड होते हैं, मेमोरी पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करती है। ड्रीम्स भी हालांकि लेस कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, फिर भी नैरेटिव कंटिन्यूटी, इमोशनल लॉजिक और इंटरनल कोहेरेंस दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर से वर्ल्ड में नहीं है, एक्सपीरियंस में भी है। अब ऑर्डर दो जगह दिखता है, वर्ल्ड कैसे बिहेव करती है इसमें और एक्सपीरियंस कैसे स्ट्रक्चर्ड है इसमें। ये पैरेलल आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सपीरियंस इमीडिएट है लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। एक्सपीरियंस तुरंत होती है लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं होती। आप फ्रीली इमेजिन कर सकते हैं लेकिन परसेप्शन इमेजिनेशन को रेजिस्ट करता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आंख खोलते ही क्या दिखेगा। पेन, सरप्राइज, रेजिस्टेंस, ये सब एक्सपीरियंस में बिल्ट इन होते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि एक्सपीरियंस फैंटेसी के बराबर नहीं है, वो किसी ऐसी चीज का रिस्पॉन्स है जो मियर विश या इंटेंशन से बियॉन्ड है। अब तक डिस्कशन से हमें ये नहीं पता चलता है कि एक्सपीरियंस रियलिटी क्रिएट करती है, एक्सपीरियंस इल्यूजन है या एक्सपीरियंस अल्टीमेट ट्रूथ रिवील करती है। हमारे सामने सिर्फ ये मिनिमल फैक्ट एस्टैब्लिश हुए हैं कि वर्ल्ड का सारा नॉलेज एक्सपीरियंस से ही आता है। एक्सपीरियंस अनअवॉइडेबल है, एक्सपीरियंस हमेशा पर्सपेक्टिव के साथ होती है, एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर्ड और ऑर्डर्ड होती है और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है। ये स्टेटमेंट्स लगभग हर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन एक्सेप्ट करती है। अब हमारे पास दो सॉलिड फैक्ट्स हैं। पहला कि वर्ल्ड ऑर्डरली है और स्टेबल है, दूसरा कि वर्ल्ड तक पहुंच एक्सपीरियंस के थ्रू ही होता है। अब एक डीपर क्वेश्चन नेचुरली उठता है, अगर एक्सपीरियंस पर्सनल है तो वर्ल्ड शेयर्ड और इंडिपेंडेंट कैसे बिहेव करती है? ये मिस्टिकल पजल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। चलिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने सामने कोई भी चीज जैसे कि एक बिल्डिंग देखिए और फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कोई भी इसे कर सकता है ना? लेकिन रुकिए, इम्पोर्टेंट चीज अभी शुरू होती है। आंखें बंद करने पर क्या बदलता है? जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, एक बात इमीडिएटली क्लियर हो जाती है कि आपका विजुअल एक्सपीरियंस बंद हो जाता है, कलर गायब हो जाते हैं, शेप्स डिसअपियर हो जाते हैं, बिल्डिंग अब विजन में प्रेजेंट नहीं रहती।
ये पहले से स्टैब्लिश की गई बात को कंफर्म करता है कि एक्सपीरियंस कंडीशन पर डिपेंड करती है। जब कंडीशन रिमूव होते हैं तो एक्सपीरियंस का वो एस्पेक्ट सीज हो जाता है। लेकिन क्या नहीं बदलता है? अब क्रूशियल ऑब्जर्वेशन आता है। जब आपकी आंखें बंद होती है, दूसरे लोग अभी भी बिल्डिंग देख रहे होते हैं, ग्रेविटी अभी भी काम कर रही होती है, वेदर चलता ही रहता है और टाइम आगे बढ़ता रहता है, साथ ही बिल्डिंग भी डिसॉल्व नहीं होती। दूसरे शब्दों में इसको समझें तो वर्ल्ड का ऑर्डरली बिहेवियर आपके एक्सपीरियंस के बिना भी कंटिन्यू करता है। ये कोई इन्फ्रेंस नहीं है, ये डेली लाइफ की प्रैक्टिकल सर्टेनिटी है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आंखें खोलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्डिंग वही होगा, और बिल्डिंग वही होती भी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एसिमेट्री रिवील होती है, द एसिमेट्री बिटवीन एक्सपीरियंस एंड वर्ल्ड। एक्सपीरियंस रुक सकती है, एक्सपीरियंस बदल सकती है, लेकिन वर्ल्ड का ऑर्डर पॉज नहीं करता। एक्सपीरियंस इंटरमिटेंट है, वर्ल्डली ऑर्डर कंटिन्यूअस है। स्लीप, अनकॉन्शियसनेस, डिस्ट्रैक्शन, ब्लाइंडनेस, इनमें से कोई भी रियलिटी की फंक्शनिंग को इंटरप्ट नहीं करता। ये एक्सपीरियंस और ऑर्डर के रिलेशनशिप के बारे में कुछ फंडामेंटल बताता है, लेकिन इसको आगे समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, व्हाई इज दिस फिलोसफिकली सिग्निफिकेंट? इस बात पर फिलॉसफी ये कंक्लूड नहीं करती है कि वर्ल्ड मेटाफिजिकली इंडिपेंडेंट है, एक्सपीरियंस सेकेंडरी या अनरियल है, मैटर फंडामेंटल है, बल्कि एक ज्यादा मॉडेस्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग बात एस्टैब्लिश करती है कि ऑर्डर की कंटिन्यूटी किसी एक पर्सपेक्टिव पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि दिस इज ए नाइव आइडिया कि वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस किसी एक ऑब्जर्वर की अवेयरनेस से टाइड है। जो भी ऑर्डर को सस्टेन करता है वो आपकी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अकेले नहीं हो सकती है। यह बहुत ही प्रिसाइज होना जरूरी है। ये कहना कि आंखें बंद होने पर भी ऑर्डर चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी सिर्फ मैटर है, कॉन्शियसनेस बाय प्रोडक्ट है, या फिजिक्स ही अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन है। ये सब इंटरप्रिटेशन है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन बस ये है कि ऑर्डर का सोर्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की लिमिट के बाहर है। यह कंक्लूजन उन फिलोसोफर को भी एक्सेप्टेबल है जो बाद में नॉन मटेरियल फाउंडेशंस आर्ग्यू करते हैं। शेयर्ड एक्सपेक्टेशन शेयर्ड ऑर्डर दिखाती है। आप एक सटल चीज नोटिस कीजिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्डिंग डिसअपियर नहीं होगी आपकी आंख बंद करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आप एज्यूम करते हैं कि दूसरे लोग अभी भी उसे देख रहे होंगे, फिजिकल प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे होंगे। रियलिटी हर ऑब्जर्वर के लिए रीसेट नहीं होती। ये एक्सपेक्टेशन खुद रिवील करती है कि शेयर्ड कंटिन्यूअस ऑर्डर हमारी कॉग्निशन में कितनी डीपली एम्बेडेड है। हम ऐसे नहीं जीते कि जैसे रियलिटी अवेयरनेस के साथ ऑन ऑफ होती हो। अब अगला सवाल मिस्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल है। अगर आप रियलिटी के रूल्स कंट्रोल नहीं करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या क्लियरली रूल आउट किया जा सकता है? ऑर्डर को क्रिएट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ऑर्डर कौन क्लियरली क्रिएट नहीं करता। फिलॉसफी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये नहीं पूछती है कि ऑर्डर को कौन क्रिएट करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी प्रीमैच्योर है। इसकी बजाय फिलॉसफी एक सिंपलर और डिसिप्लिन क्वेश्चन पूछती है कि ऑर्डिनरी लाइफ ऑब्जर्व करके हम किन पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर सकते हैं कि वो ऑर्डर का सोर्स नहीं है। गुड फिलॉसफी इन्वेंशन से पहले एलिमिनेशन से आगे बढ़ती है। सबसे ऑब्वियस कैंडिडेट से शुरू करते हैं, आपके खुद की विल से। आप चूज कर सकते हैं कि क्या सोचना है, कहाँ जाना है और क्या इमेजिन करना है, लेकिन आप चूज नहीं कर सकते हैं ग्रेविटी कैसे काम करेगी, टाइम कितनी स्पीड से चलेगी, या फायर बर्न करेगा या नहीं करेगा। आप कितना भी स्ट्रांगली चाहें, वर्ल्ड आपको रेजिस्ट करती है। ये रेजिस्टेंस ओकेजनल नहीं है, ये सिस्टमैटिक है। इससे एक बहुत ही प्रिसाइज कंक्लूजन निकलता है, वर्ल्ड के लॉज इंडिविजुअल प्रेफरेंस के सब्जेक्ट नहीं है। सोचना फिजिकल ऑर्डर को चेंज नहीं करता। यहाँ केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। थॉट्स एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन थिंकिंग अकेले ही रूल्स को रिराइट नहीं कर सकता जिनके अंदर एक्शन ऑपरेट करते हैं। आप बिलीव कर सकते हैं कि इलनेस गायब हो जाएगी, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस तब तक चलेंगे जब तक कि फिजिकल इंटरवेंशन ना हो। इसलिए बिलीफ और इमेजिनेशन
एक ऑलरेडी गिवन फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। वे फ्रेमवर्क क्रिएट नहीं करते। डिजायर, इमोशन और मीनिंग लॉज को गवर्न नहीं करते। ह्यूमन लाइफ इमोशन, वैल्यू और मीनिंग से भरी हुई होती है, लेकिन नेचर फेयरनेस पर रिएक्ट नहीं करती। फिजिक्स मोरल इंटेंशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता। टाइम सफरिंग के लिए स्लो नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू अनइम्पोर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वैल्यू रियलिटी के फिजिकल ऑर्डर का सोर्स नहीं है। आप इंडिविजुअल मीनिंग के प्रति इंडिफरेंट हैं, भले ही मीनिंग ह्यूमन लाइफ के लिए सेंट्रल ही क्यों ना हो। अग्रीमेंट ऑर्डर क्रिएट नहीं करता। कोई कह सकता है शायद रियलिटी ऑर्डरली है क्योंकि सब लोग उस पर एग्री करते हैं, लेकिन अग्रीमेंट ऑर्डर क्रिएट नहीं करता। अग्रीमेंट ऑर्डर को एज्यूम करता है। हम एग्री करते हैं घड़ी के टाइम पर, रोड के रूल्स पर, मेजरमेंट के यूनिट पर, लेकिन ये अग्रीमेंट तभी वर्क करता है जब वर्ल्ड ऑलरेडी कंसिस्टेंट है। अगर नेचर केओटिक हो तो अग्रीमेंट यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए सोशल अग्रीमेंट ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइज करता है, रियलिटी को नहीं। कलेक्टिव माइंड भी सेम लिमिट फेस करती है। कलेक्टिवली भी ह्यूमैनिटी ग्रेविटी सस्पेंड नहीं कर सकती, ह्यूमैनिटी अर्थक्वेक को रोक नहीं सकती और ह्यूमैनिटी एंट्रोपी को भी हॉल्ट नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी लॉ को रिमूव नहीं करती, टेक्नोलॉजी लॉज को रिस्पेक्ट करके काम करती है। साइंस सक्सीड करती है क्योंकि वो रेगुलरिटीज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करती है, ना कि उन्हें इन्वेंट करती है। इसलिए कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी ऑर्डर के सोर्स पर नहीं बैठती। अब इंक्वायरी और शार्प हो जाती है। अब हमारे सामने एक फोकस क्वेश्चन बचता है, अगर इंडिविजुअल माइंड भी नहीं और कलेक्टिव एग्रीमेंट भी नहीं, तो फिर कई अलग अलग लोग एक कोहेरेंट वर्ल्ड कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? अब ये वेग मिस्ट्री नहीं रहा, ये एक शार्पली डिफाइंड प्रॉब्लम बन चुका है। ट्रैफिक लाइट रेड होता है, सब रुक जाते हैं। बारिश होती है, सब भीग जाते हैं। फूड स्पॉइल्ड होता है, सब सिक हो जाते हैं। ये अग्रीमेंट इतना रिलायबल है कि पूरी सोसाइटी इस पर फंक्शन करती है, लेकिन फिलोसफिकली ये फैक्ट बिल्कुल ट्रिवियल नहीं है। सोसाइटी के इस अग्रीमेंट को सरप्राइजिंग बनाने वाली बात ये है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती। लोग रोज सुबह मीटिंग नहीं करते ये डिसाइड करने के लिए कि आज ग्रेविटी कैसे काम करेगी, या फिर टाइम फॉरवर्ड चलेगा या नहीं, या ऑब्जेक्ट सॉलिड रहेंगे कि नहीं। डिफरेंट बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज, वैल्यूज होने के बावजूद लोग एक सिंगल कोहेरेंट एनवायरनमेंट एनकाउंटर करते हैं। यह कोहेरेंस उन लोगों में भी बनी रहती है जो रियलिटी की नेचर पर कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। फिलॉसफी इस फिनोमेनन के लिए प्रिसाइज टर्म यूज करती है, इंटरसब्जेक्टिविटी। इंटरसब्जेक्टिविटी का मतलब है एक्सपीरियंस पर्सनल होती है लेकिन वर्ल्ड शेयर्ड होता है। हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, फिर भी ये पर्सपेक्टिव्स इतनी अलाइन हो जाती है कि एक कॉमन वर्ल्ड बन जाता है। अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है लेकिन सफिशिएंट है, कम्युनिकेशन के लिए, साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, लॉज के लिए और कलेक्टिव मेमोरी के लिए। इंटरसब्जेक्टिविटी के बिना सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, लेकिन इंटरसब्जेक्टिविटी गारंटेड क्यों नहीं होता? हम इंटरसब्जेक्टिविटी को ऑब्वियस या इनविटेबल मान लेते हैं, लेकिन फिलोसॉफिकली ऐसा नहीं है। अगर एक्सपीरियंस प्योरली प्राइवेट और अनस्ट्रक्चर्ड होती तो एक व्यक्ति का रेट दूसरे व्यक्ति के रेट से मैच न करता, एक व्यक्ति का ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए परसिस्ट नहीं करता, एक व्यक्ति का कॉज दूसरे का इफेक्ट न बनता, तो कॉन्वर्जेंस की कोई रीजन नहीं होती। इसलिए कॉन्वर्जेंस का एग्जिस्ट करना खुद एक्सप्लेनेशन की डिमांड करता है। अब ये समझना जरूरी है कि एग्रीमेंट का मतलब आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ केयरफुल होना बहुत जरूरी है। इंटरसब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि सबके एक्सपीरियंस आइडेंटिकल है, सब वर्ल्ड को सेम वे में इंटरप्रेट करते हैं। डिफरेंस क्लियरली प्रेजेंट है परसेप्शन, इमोशन और इंटरप्रिटेशन में, लेकिन इन डिफरेंस के नीचे एक स्टेबल फ्रेमवर्क होता है, शेयर्ड स्पेस, शेयर्ड टाइम, शेयर्ड कॉजल स्ट्रक्चर। यही फ्रेमवर्क डिसएग्रीमेंट को कॉमन वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल बनाता है। लैंग्वेज और साइंस भी इसी पर डिपेंड करती है। लैंग्वेज तभी काम करती है जब वर्ड स्टेबल पैटर्न को रेफर करे जिन्हें दूसरे लोग भी रिकॉग्नाइज कर सके। साइंस तभी काम करती है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकती है, मेजरमेंट कन्वर्ज करते हैं, ऑब्जर्वेशन शेयर की जा सकती है। साइंस में डिसएग्रीमेंट भी इस एग्रीमेंट को एज्यूम करता है, इंस्ट्रूमेंट्स पर, मेथड्स पे, डेटा पर। इसीलिए इंटरसब्जेक्टिविटी फिलोसॉफिकल लग्जरी नहीं है, ये फंक्शनल नेसेसिटी है। अब ऑब्जेक्टिविटी के पीछे छुपा हुआ एजम्पशन क्या है? जब हम किसी चीज को ऑब्जेक्टिव कहते हैं तो हम यूजली मीन करते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करता,
लेकिन ऑब्जेक्टिविटी एक्सपीरियंस का एब्सेंस नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी है कई एक्सपीरियंस का अलाइनमेंट। जब डिफरेंट ऑब्जर्वर सिमिलर कंडीशन में कंपैटिबल रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्टिव कह देते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी खुद इंटर सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर पर रेस्ट करती है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम फुल्ली फॉर्म हो चुका है। अब फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम क्लियर और अनअवॉइडेबल है। कई अलग अलग पर्सपेक्टिव एक कॉरेंट वर्ल्ड पर कैसे कन्वर्ज करते हैं जिसे स्टेबल रूल गवर्न करते हैं और जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता। अब ये वेग मिस्ट्री नहीं है, ये एक प्रिसाइज एक्सप्लेनेटरी चैलेंज है। डिफरेंट ट्रेडिशन इसे डिफरेंटली आंसर करेगी, लेकिन कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती। शेयर्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करने की पहली सिस्टमैटिक कोशिश एंशिएंट फिलॉसफी से आई। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। जो हम जानते हैं वो स्टेबल रहता है, भले ही जो हम देखते हैं वो बदल रहा हो। आइए अब बात करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम प्लेटो टुक सीरियसली। प्लेटो ने फिलॉसफी की शुरुआत किसी अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से नहीं की। उन्होंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरुआत की जिसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है। जो वर्ल्ड हम देखते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है। बिल्डिंग धीरे धीरे इरोड होते हैं, बॉडीज एज करती है, वेदर शिफ्ट होता रहता है, पॉलिटिकल सिस्टम राइज एंड फॉल होता है। सेंसरी एक्सपीरियंस में लगभग कुछ भी परमानेंटली फिक्स नहीं रहता। लेकिन इसी के साथ प्लेटो ने एक और बात नोटिस की, कुछ चीजें चेंज नहीं करती, जैसे कि नॉलेज डज नॉट चेंज द वे ऑब्जेक्ट डू। मतलब कि नॉलेज ऑब्जेक्ट की तरह समय के साथ चेंज नहीं करता। प्लेटो ने देखा कि जो हम देखते हैं और जो हम जानते हैं उनके बिहेवियर में फर्क है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सैंड में ड्रॉ किया हुआ ट्राइंगल इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल का डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होता। 2 + 2 = 4 हर जगह हर समय। अगर सभी फिजिकल ट्राइंगल डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी ट्राइंगल का आइडिया इंटैक्ट ही रहेगा। और यहीं प्लेटो ने एक फाउंडेशनल क्वेश्चन उठाया, अगर रियलिटी सिर्फ चेंज ही है तो स्टेबल नॉलेज पॉसिबल कैसे होती है। प्लेटो ने केयरफुल रीजनिंग की। अगर नॉलेज सिर्फ सेंसरी ऑब्जेक्ट से आती है और सेंसरी ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है तो नॉलेज भी अनस्टेबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स डिके नहीं करती, लॉजिक एज नहीं होती, डेफिनेशन ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती। ये सारी चीजें हैं टाइमलेस, शेयरेबल और इंडिविजुअल ओपिनियन से इंडिपेंडेंट। इसे प्लेटो ने कंक्लूड किया कि नॉलेज किसी ऐसी चीज पर एंकर्ड है जो अपीयरेंस से ज्यादा स्टेबल है। प्लेटो ने यहाँ फॉर्म यानी कि आइडियाज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। फॉर्म्स पर्सनल थॉट्स, साइकोलॉजिकल इमेजेस और ह्यूमन द्वारा इन्वेंट किए गए कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म्स एक्चुअली होते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर, शेयर्ड स्टैंडर्ड्स जिन्हें मल्टीपल माइंड एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि डिफरेंट लोग जस्टिस को पहचान लेते हैं भले ही सोसाइटी कितनी भी अनजस्ट हो। डिफरेंट ड्राइंग्स को ट्राइंगल जज किया जा सकता है एक सेम स्टैंडर्ड के रेफरेंस से। यहीं से अग्रीमेंट पॉसिबल होता है वेरिएशन के बावजूद। प्लेटो का की कंट्रीब्यूशन यहाँ सामने आता है। प्लेटो ने कहा कि मल्टीपल इंडिविजुअल अग्री कर पाते हैं क्योंकि वे सेम स्टेबल स्ट्रक्चर की ओर ओरिएंटेड होते हैं। फॉर्म्स फंक्शन करते हैं जैसे कि रेफरेंस पॉइंट, मेजर्स ऑफ करेक्टनेस और सोर्स ऑफ इंटेलिजिबिलिटी। फॉर्म्स किसी एक माइंड के अंदर लोकेटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी सभी रैशनल माइंड के लिए अवेलेबल होता है। इससे एक्सप्लेन होता है कि नॉलेज शेयर्ड क्यों है, डिसएग्रीमेंट लिमिट के अंदर क्यों रहता है, लर्निंग इन्वेंशन नहीं रिकॉग्निशन क्यों लगता है। प्लेटो ने ये आर्ग्यू नहीं किया कि इंडिविजुअल माइंड रियलिटी क्रिएट करती है, रियलिटी पर्सनल कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करती है। एक्चुअली उनका व्यू इसका ऑपोजिट है। इंडिविजुअल माइंड्स एक ऐसे ऑर्डर के प्रति अकाउंटेबल है जिसे उन्होंने क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, प्लेटो के लिए रियलिटी इंडिविजुअल माइंड से पैदा नहीं होती। माइंड खुद एक पहले से प्रेजेंट ऑर्डर के भीतर काम करता है। इस ऑर्डर की प्रकृति क्या है, माइंड इससे कैसे जुड़ता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, ये हम इस एपिसोड के अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में समझेंगे। तब तक के लिए आप एक फिलोसोफर की तरह सोचते रहिए और हाँ, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इन गुड विषयों पर अपना ज्ञान बढ़ा सके। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन मेकिंग नॉलेज सिंपल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन को सपोर्ट जरूर करिएगा।